नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में आज हम सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और मेनली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। विलयन विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी हम ये कहें A homogeneous mixture of two or more than two component is known as solution। अब यहाँ एक टर्म आई है होमोजीनस, समांगी। समांगी हम किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलय और विलायक, या हम कहें कि वह विलयन जिसमें विलयन के कंपोनेंट्स को हम किसी यांत्रिक विधि से, जैसे छानकर या अन्य किसी यांत्रिक विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं, किसी भी मैकेनिकल मीन्स के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या हम ये कहें कि संपूर्ण विलयन में विलयन के गुण समान होते हैं, तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। जैसे अगर हम जल में नमक को घोलें तो नमक पूरी तरह से घुलकर समांगी विलयन बनाता है। अब हम छानकर जल और नमक को, यानी वाटर और सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते, और पूरे विलयन में वाटर और सॉल्ट दोनों का रेशो समान होता है। हम किसी भी विलयन के किसी भी पार्ट से अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लें तो उसमें नमक और शक्कर की मात्रा समान होगी। या हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विलयन का समांगी विलयन जो है उसके संपूर्ण विलयन के गुण संपूर्ण विलयन में गुण समान होंगे। ऐसे विलयन को हम एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर किसी विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यदि तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन अवयव होते हैं, तो हम उसको टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। और अगर चार हैं तो उसको टेट्रानरी सॉल्यूशन या चतुरंगी विलयन कहते हैं। एक द्विअंगी विलयन में दोनों अवयवों में से, यानी दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो है उसकी मात्रा अधिक होगी और दूसरे की कम होगी। तो जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है उसको हम मेन कंपोनेंट या प्रमुख अवयव कहते हैं, और यह विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। इसके विपरीत जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है उसे हम सॉल्यूट या विलेय कहते हैं। तो विलयन के जो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट कहलाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। सामान्यतः हमारे दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि जो लिक्विड होता है वो तो विलायक होगा और जो सॉलिड होगा या गैस होगी वो सॉल्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा। अब अगर हम विलयन की ही बात करते हैं तो विलयन को हम उनकी कंसंट्रेशन के आधार पर अलग अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हम किसे कहेंगे? अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। एक सीमा के बाद सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो
हम ये कह समतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि वह विलयन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सॉल्यूट घुला हो या अधिकतम मात्रा में सॉल्यूट घुला है, तो वो आपका समतृप्त विलयन कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से कम मात्रा में सॉल्यूट घुला है या विलय की मात्रा कम है, तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें हम नमक डालते हैं, तो वो असैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यानी चुटकी भर या 2 चुटकी 3 चुटकी। लेकिन अगर हम जैसे जैसे नमक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, जब नमक घुलना बंद हो जाता है, तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा, और इससे पहले जब विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब संतृप्त विलयन को हम थोड़ा सा गर्म करके और इसमें सॉल्यूट घोल दें, या हम ये कहें कि संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में सॉल्यूट घोल दें, तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम विलयन के टाइप्स देखें। विलयन को सामान्यतः 3 कैटेगरी में रखा गया है: गैस सॉल्यूशन, द्रव विलयन है लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? गैस सॉल्यूशन में विलेय और विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में गैस और ठोस, यानी गैस और सॉलिड, तो हमारे क्या होंगे? गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये हमारे सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर विलायक के रूप में अगर हम जल लें, तो इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो तो क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ठोस होगा, तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के बेसिस पर ये 3 तरह के हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। अब हम कुछ सॉल्यूशंस के टाइप देखें। अगर ये जो है इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में जो सॉल्वेंट है वो गैस है, तो ये गैसियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट गैस है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? दो गैसों का मिश्रण, या हम एयर भी कह सकते हैं। एयर एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस होती है। अगर हमारा सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, द्रव हो, तो इसका हम ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लें हम अमोनिकृत वाटर, अमोनिकल वाटर, या हम ये कहें अमोनियाकृत जल और सोडा वाटर। हम सामान्यतः जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या सोडा वाटर जो बनता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जल में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो सोडा वाटर बनता है। इसमें जो वाटर है वो अधिक मात्रा में होता है और CO2 कम मात्रा में घुली होती है। तो CO2 जो है वो तो गैस है जो कि एक सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन का एग्जांपल सोडा वाटर है। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन लें जिसमें सॉल्यूट तो गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो। जैसे हम
पैलेडियम में हाइड्रोजन का एडजॉर्शन। ठीक है, यानी पैलेडियम तो ठोस है और अधिक मात्रा में, जिस पर हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है। तो ये हमारा इस सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ले हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले द्रवों का वाष्पीकरण, या हम कोहरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिस्ट। इसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में डिज़ोल्व होती हैं, तो वह इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो द्रव जो है वो तो विलेय है, और गैस जो है एयर जो है वो आपका वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। जैसे हम लें जल और अल्कोहल का मिक्सचर, यानी वाटर और अल्कोहल को हम मिलाएंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, और इसमें जल विलायक और अल्कोहल विलेय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो। जैसे सोने में पारा। ठीक है, या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं जेल या पेस्ट। इसमें सॉलिड जो है वो अधिक मात्रा में होता है और उसमें द्रव कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो हमारा ठोस है और सॉल्वेंट गैस है। जैसे हम सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स, जैसे हम नौसादर का ऊर्ध्वपातन ले लें, सब्लिमेशन ऑफ नौसादर। नेक्स्ट ले हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट द्रव हो, लिक्विड हो, जैसे नमक और शक्कर का विलयन। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा जिसमें सॉल्यूट ठोस है और सॉल्वेंट भी ठोस हो। जैसे हम लें तांबे में जिंक, या हम जितने भी मिश्र धातु हैं, ठीक है, एलॉयज जितने भी हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशंस के टाइप थे। अब हम ले राउल्स लॉ, राउल्स का नियम। राउल ने विलियनों के लिए एक नियम दिया जिसे हम राउल्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब PS उसमें उपस्थित विलायक की मूल भिन्न x नॉट के समानुपाती होता है, अर्थात PS प्रोपोर्शनल टू x नॉट, या PS इक्वल टू x नॉट P नॉट। यहाँ P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और x नॉट जो है वो हमारी क्या है, विलायक की मूल भिन्न है। ठीक है, अगर हम विलेय भी वाष्पशील ले लें तो ऐसे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, P इक्वल टू PA प्लस PB के, यानी विलेय के वाष्प दाब के और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। अब अगर हम द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्स का नियम लें, यानी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अब दोनों ही द्रव है तो इसका मतलब ये वाष्पशील होंगे, यानी विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। तो अगर हम द्रव A के Na मोल और द्रव B के Nb मोल लें, ठीक है, और शुद्ध द्रव A का जो वाष्प दाब है वो P नॉट A है और B का जो वाष्प दाब है P नॉट B है। ठीक है, तो A और B के आंशिक दाब क्या होंगे, A का आंशिक दाब राउल्स लॉ से PA इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए और PB इक्वल टू P नॉट B एक्स बी, यानी A अगर हमारा विलेय है और
बी विलायक है, तो विलय का आंशिक वास्तव पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी का क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ एक्स से जो है ए की मूलबिन है, मूलबिन को हम कैसे लिखते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसी तरह से एक्स बी जो है बी की मूलबिन है, जिसे हम किस तरह से लिखते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो विलयन का कुल वाष्पदाब क्या हो जाएगा, विलयन का कुल वाष्पदाब अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि अगर विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील है तो राउल नियम से विलयन का वाष्पदाब विलय और विलायक के वाष्पदाब के योग के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो P इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारे राउल्स लॉ है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब हम आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें कोहेसिव फोर्स जो संसंजक बल है पूर्ण रूप से समान हो, अर्थात विलय विलय, विलय विलायक या विलायक विलायक, इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो समान होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्स लॉ का फॉलो करते हैं, राउल्स नियम का पालन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज यह है सांद्रता की प्रत्येक सीमा पर यानी सभी ताप और दाब पर राउल्स लॉ का पालन करते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या हम ये कहें पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अर्थात ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, यानी हम अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दें तो जो अगर आदर्श जो विलयन बनेगा वो आदर्श विलयन होगा, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य होगा, अर्थात ये अभी विलय और विलायक को मिलाने पर जो अभिक्रिया हो रही है वो थर्मो न्यूट्रल होगी। विलयन, आदर्श विलयन के लिए डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होगी, अर्थात अगर हम विलय और विलायक को मिलाते हैं तो विलय और विलायक के आयतन का योग विलयन के आयतन के योग के बराबर होगा। जैसे हम 5 ml सॉल्यूट ले रहे हैं और 5 ml ही सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो टोटल विलयन का आयतन कितना होगा, 10 ml, अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल वी इक्वल टू 0। तो अगर इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन ए बी अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू ए और बी बी अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है, यानी ए अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू ए और बी बी अट्रैक्शन फोर्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 है। तीसरी कंडीशन डेल एच इक्वल टू 0 है, या ये सभी ताप और सांद्रता पर राउल लॉ को फॉलो करते हैं, तो ऐसे विलयन आइडियल विलयन या आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस तरह से, अगर हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाँ मोल फ्रैक्शन यहाँ इस पॉइंट पर एक्स के ए की मोलबिन एक्स का मान 1 है, और यह घटते घटते यहाँ 0 हो जाती है। इसी तरह से एक्स बी की मोलबिन यहाँ 0 है और यह बढ़ते हुए यहाँ 1 हो जाती है। नहीं, यहाँ पर एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, यहाँ एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हमेशा 1 होगा। ठीक है, विलय और विलायक के मोलबिन का योग हमेशा 1 होगा। तो यहाँ एक्स ए अगर 1 है तो एक्स
यहाँ x 0 होगा और यहाँ x भी 0 है तो यहाँ x भी 1 होगा। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में कर्व प्लॉट करें तो हम देख रहे हैं कि x से जो है यहाँ x भी जो है 0 है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, v का यानी p भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से यहाँ xa का मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा इसका भी आंशिक दाब बढ़ता जाएगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ P और PE को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये जो कर्व होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व होगा, आदर्श विलयन के लिए वाष्पदाब आरेख होगा। अब आदर्श विलयन के हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आदर्श विलयन बनता है। एक पूर्ण रूप से आदर्श विलयन तो रेयर है, लेकिन लगभग आदर्श विलयन हम बना सकते हैं। जैसे एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, इन दोनों को मिलाकर हम आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है, इनका जो मिक्सचर होगा वो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। अधिक तनुता पर लगभग सभी विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट ले हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिया कि अगर कोहेसिव फोर्स का मान पूर्णतः समान हो तो वो आदर्श विलयन होगा, लेकिन यदि विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से भिन्न हो, यानी हम ये कहें कि कोहेसिव फोर्सेस का मान अलग हो, तो ऐसा विलयन जो होगा वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। अर्थात यह राउल्स लॉ से डेविएशन शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, वे विलयन जो राउल नियम का पालन नहीं करते हैं या राउल नियम से विचलन दर्शाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी अनादर्श विलयन की कंडीशन क्या हो गई, अनादर्श विलयन के लिए कंडीशन हो गई ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू ए और बी अट्रैक्शन फोर्सेस। यानी ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो ए या बी के मध्य आकर्षण बल के समान नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन हमने अभी देखी थी कि डेल एच मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगी, या तो अधिक होगी या कम होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसी तरह से डेल बी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आयतन भी या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक जो राउल नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और दूसरे जो राउल नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लें ऐसे विलयन जो राउल्स नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो ऐसे विलयन को हम राउल नियम के धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके लिए पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए डॉट एक्स ए तथा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, या हम कह सकते हैं पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। दूसरी चीज, धनात्मक विचलन तभी पॉसिबल होता है जब विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतर आकर्षण जो अंतराण्विक बल है वो विलेय विलेय और विलायक विलायक के अणुओं के अंतराण्विक बल से कम हो। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन है ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ए और बी अट्रैक्शन फोर्सेस। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस इज लेस देन ए और बी अट्रैक्शन फोर्सेस। तीसरी कंडीशन डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव,
या हम ये कह सकते हैं डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। अर्थात हम ये कहेंगे कि जब हम विलेय और विलायक को मिलाकर विलियन ऐसा अनादर्श विलियन बनाते हैं जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उसके लिए डेल एच का मान जीरो से अधिक होगा या धनात्मक होगा, अर्थात ये ऊष्मा शोषी होगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो क्या होगी, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव, अर्थात डेल वी इज ग्रेटर देन जीरो। जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन का आयतन है वो विलेय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होगा। अब हम पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले विलयन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करें तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ हमने अभी देखा वो इस तरह से आता है, ठीक है। ये डॉटेड जो टूटी रेखा से या डैश रेखाओं से जो दिखाया गया है वो हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व है। अब पॉजिटिव डेविएशन करेगा यानी ये थोड़ा सा अधिक दर्शाएगा, यानी वाष्प दाब बढ़ गया तो वाष्प दाब ये होना चाहिए लेकिन वाष्प दाब बढ़ गया। इसी तरह से एक्स भी जो है, एक्स से जो है इसका मोल फ्रैक्शन के साथ वेपर प्रेशर थोड़ा अधिक होगा, यानी ये। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएं हम तो इन दोनों पॉइंट का भी वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से अधिक होगा, ये यानी ये विलेय के लिए है, ये विलायक के लिए है, तो ये विलयन के लिए कर्व है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, थोड़ा सा अधिक है वेपर प्रेशर। अब हम एग्जाम्पल लें, जैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस का, जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन, एसीटोन और एथेनॉल का सॉल्यूशन, बेंजीन और एसीटोन का सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन का सॉल्यूशन, जल और मेथेनॉल का सॉल्यूशन। ये सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, क्या कारण है वो हम देखें। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल से लें, जैसे साइक्लोहेक्सेन और हम मेथेनॉल इनका मिक्सचर लें। साइक्लोहेक्सेन और मेथेनॉल का मिक्सचर लेने पर क्या होगा, जैसे हम मेथेनॉल जो है वो उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। अब ये इसमें जो OH है वो दूसरे मेथेनॉल से, जैसे हम लें C2H5OH, अब ये दूसरे मेथेनॉल के अणु से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण इनका वाष्प दाब जो है वो कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण मेथेनॉल के अणु आपस में बंधे होंगे, आपस में आकर्षण बल से बंधे होने के कारण इनकी सतह से बाहर निकलने की यानी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी कम होने के कारण इनका वाष्प दाब कम होगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन मिलाने पर ये साइक्लोहेक्सेन के अणु इन एथेनॉल के बीच में आ जाते हैं। बीच में आने के कारण इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। वीक होने के कारण इनमें आकर्षण बल कम हो जाएगा और इनकी सतह से एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सतह से बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब है वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो जो पहले वाष्प दाब था उससे अब अधिक वाष्प दाब हो जाएगा, अर्थात ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट लें हम ऐसे विलयन जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। वे विलयन जिनमें प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल नियम के द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, PA इज लेस देन P0A XA या PB इज लेस देन P0B XB, या हम ये कह सकते हैं P सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इज लेस देन PA प्लस
Pb। ठीक है। ऋणात्मक विचलन तब संभव होता है जबकि विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल से अधिक हो। यानी हम क्या कह सकते हैं, दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, दूसरी कंडीशन नेगेटिव डेविएशंस के लिए हमारी AB अट्रैक्शन फोर्सेस इज ग्रेटर देन AA और BB अट्रैक्शन फोर्सेस। यानी AB के मध्य आकर्षण बल हमेशा विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल या विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से अधिक होगा। तीसरी कंडीशन हमारी लें, डेल H मिक्सिंग इज नेगेटिव, अर्थात डेल H का मान 0 से कम होगा या नेगेटिव होगा। यानी हम विलेय और विलायक को मिलाएं तो एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव होगा, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होगी, या हम ये कह सकते हैं विलेय और विलायक को मिलाने पर जो अभिक्रिया है वो हमारी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और फोर्थ कंडीशन हम लें डेल V, यानी डेल V जो है हमारा डेल V मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव, अर्थात डेल V ऋणात्मक होगा। जब विलेय और विलायक को हम मिलाते हैं तो जो आयतन है वो विलयन का आयतन कम हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले अनादर्श विलयन होंगे। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस तरह से होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो XB की जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ 0 है। जैसे जैसे XB का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है वाष्प दाब बढ़ना चाहिए, लेकिन वाष्प दाब एक्चुअल में थोड़ा कम होता है। इसी तरह से XA के मोल फ्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब ये होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वाष्प दाब कम हो जाता है। और इन दोनों का यानी अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये होना चाहिए, यानी विलयन का वाष्प दाब थोड़ा कम होता है, यानी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। हम एग्जाम्पल ले, जैसे एसिटिक अम्ल और पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर, या क्लोरोफॉर्म और ईथर का मिक्सचर, या एसीटोन या और एनिलीन का मिक्सचर। अब हम ये देखें कि ये नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के। अगर हम पहले एसीटोन जो है ये एसीटोन है, ठीक है, अगर हम इसमें क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, जैसे ये अब दो एसीटोन के अणु आपस में बंध नहीं बना सकते, यानी आकर्षण बल नहीं होता है, तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बाहर निकलने की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन अगर मैं इसमें क्लोरोफॉर्म मिला देता हूँ, यानी ऐसा सॉल्यूशन बना देता हूँ जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना, क्लोरोफॉर्म मिला देता हूँ, तो क्लोरोफॉर्म जो है उसका हाइड्रोजन जो है वो एसीटोन के ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अब एसीटोन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण अब इसकी जो एस्केपिंग आकर्षण, इन दोनों विलेय और विलायक के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो गया। आकर्षण बल अधिक हो जाने के कारण इनकी विलयन से की सतह से बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है ना, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। अब विलयन से बाहर, सतह से बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम होगी तो इनका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी कारण से जो इनका एक्चुअल वाष्प दाब होता है उससे ये कम वाष्प दाब दर्शाते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अभी इसके हमने एग्जाम्पल देख ही लिए कि ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्स नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं एसिटिक अम्ल और पिरिडीन का मिक्सचर, या क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का मिक्सचर, या क्लोरोफॉर्म ईथर का मिक्सचर, या एसीटोन और एनिलीन का मिक्सचर। तो ये हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। थैंक यू।